नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली स्टडी एचपी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पटवारी सिलेबस का एक और टॉपिक जिसका नाम है प्रोविंशियल ऑटोनोमस स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड देयर कन्फ्लिक्ट विद यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, लैंड सेटलमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों को व्यापारिक छूट के दुरुपयोग से रोका था? तो अंग्रेजों को किसने रोका था? सबसे पहले रोका था मुर्शिद कुली खान ने और बाद में सिराजुद्दौला ने। ये जो मुगल सम्राट ने कंपनी को टैक्स फ्री व्यापार के लिए दस्तक यानी कि छूट दी थी, लेकिन कंपनी के अधिकारी जो थे वो उसका उपयोग निजी व्यापार के लिए करने लगे, जिससे बंगाल के खजाने को भारी नुकसान हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, बोंडी वॉश का युद्ध 1760 में किन के बीच लड़ा गया? तो ये लड़ा गया अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हराया, जिससे भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य की संभावनाएं हमेशा के लिए समाप्त होगी। तो बोंडी वॉश का युद्ध जो किसके बीच लड़ा गया? ये लड़ा गया अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। अगला प्रश्न है हमारा, ब्लैक होल त्रासदी 1756 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी फोर्ट विलियम में, जो कि कहाँ है? कलकत्ता में। तो इसमें क्या हुआ था कि सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर हमला किया था। अंग्रेज इतिहासकारों के अनुसार एक छोटे से कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद किया गया था, जिनमें अधिकांश का दम घुटने के कारण उनकी मौत हो गई थी। इस घटना को अंग्रेजों ने बाद में युद्ध का बहाना जो है वो बनाया था। अगला प्रश्न है हमारा, सहायक संधि यानी कि सब्सिडरी अलायंस को सबसे पहले किसने स्वीकार किया था? तो इस सहायक संधि को किसने स्वीकार किया था? हैदराबाद के निजाम ने। लॉर्ड वेजली ने इस नीति का उद्देश्य भारतीय राजाओं को ब्रिटिश सेना सुरक्षा के बदले उनकी स्वतंत्रता छीनना था। इस नीति का उद्देश्य क्या था? भारतीय राजाओं को ब्रिटिश सेना सुरक्षा के बदले उनकी स्वतंत्रता छीनना। अगला प्रश्न है हमारा, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध में। कब? 1799 में। अगला प्रश्न है हमारा, व्यापकगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत हड़पा गया पहला राज्य कौन था? तो ये कौन था? सबसे पहले जो हड़पा गया वो था सतारा। लॉर्ड डलहौजी ने एक नियम बनाया था कि किसी राजा का अपना पुत्र नहीं है तो वो गोद लिए हुए वारिस को राज्य नहीं सौंप सकता, और उसका जो है वो राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिल जाएगा। इस नीति को क्या कहा गया है? हड़प की नीति। अगला प्रश्न है हमारा, बक्सर के युद्ध 1764 में के समय मुगल सम्राट कौन था? तो ये था शाह आलम द्वितीय। पोरबंदर की संधि का संबंध किससे था? तो इसका जो संबंध था ये था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से। अगला प्रश्न है हमारा, रणजीत और अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि कब हुई? रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच जो अमृतसर संधि हुई ये हुई 1809 में। इसमें क्या हुआ था कि इस संधि से सतलुज नदी को जो सिख राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच में सीमा तय कर दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, इलाहाबाद की द्वितीय संधि किसके समय में की गई थी? तो ये की गई थी अवध के नवाब शुजाउद्दौला के सामने। अगला प्रश्न है हमारा, धन निकासन का सिद्धांत किसने दिया? ड्रेन ऑफ वेल्थ किसने दिया? ये दिया दादा भाई
नारोजी ने। उन्होंने बताया कि भारत में पैसा वेतन, बचत और मुनाफे के रूप में इंग्लैंड जा रहा है, जिसे भारत निरंतर गरीब हो रहा है। इस सिद्धांत को जो नाम दिया गया वो दिया गया दादा भाई नौरोजी द्वारा ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी धन निकासन का सिद्धांत। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहली सूती वस्त्र मिल, कॉटन मिल कहाँ खुली? तो कॉटन मिल जो खुली ये खुली बॉम्बे में। बी, उद्योगीकरण यानी कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मुख्य कारण क्या था? तो इसका जो मुख्य कारण था ये था ब्रिटिश मशीनों का उत्पादों में प्रतिस्पर्धा। जो ब्रिटिश मशीनें थी उनके उत्पादों में प्रतिस्पर्धा जो है वो मुख्य कारण था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहली रेलवे लाइन किस गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई? तो ये बिछाई गई लॉर्ड डलहौजी के समय में। रेलवे लाइन बिछाने का जो मुख्य उद्देश्य था ये था व्यापारिक हितों के लिए कच्चे माल का परिवहन और सेना की आवाजाही को तेज करना। अगला प्रश्न है हमारा, तीन कठिया प्रणाली किस फसल से संबंधित थी? तो ये थी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीन कठिया प्रणाली किससे संबंधित थी? ये थी नील से। इसमें क्या था कि चंपारण के किसानों को अपनी ज़मीन के 3/20 हिस्से पर अनिवार्य रूप से नील उगाना ही पड़ता था, जिससे उनकी ज़मीन बंजर हो जाती थी। नील उगाने से जो वो ज़मीन जो बंजर हो जाती थी। अगला प्रश्न है हमारा, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे आर.सी. दत्त। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? ये थे आर.सी. दत्त। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश काल में कृषि का व्यवसायीकरण से क्या तात्पर्य है? तो भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण से तात्पर्य है नकदी फसलों को के उत्पादन पर जोर देना। तो ब्रिटिश काल में जो भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण का मुख्य तात्पर्य था वो था नकदी फसलों को के उत्पादन पर जोर, क्योंकि किसानों को अनाज के बजाय कपास, जूट, मूंगफली और अफीम के पौधे उगाने के लिए मजबूर किया ताकि ब्रिटिश उद्योगों को कच्चा माल मिल सके। ये कि उनका जो मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है हमारा, एक तरफा मुक्त व्यापार वन वे फ्री ट्रेड का अर्थ क्या है? तो वन वे फ्री ट्रेड का अर्थ है ब्रिटिश माल पर कोई टैक्स नहीं जबकि भारतीय माल पर भारी टैक्स। मतलब एक तरफा मुक्त व्यापार का अर्थ है कि ब्रिटिश माल पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और भारतीय जो माल होगा उस पर भारी टैक्स लगेगा। अगला प्रश्न है हमारा, टाटा आयरन स्टील कंपनी यानी कि टिस्को की स्थापना कब हुई? तो इसकी जो स्थापना हुई ये हुई 1907 में। कहाँ हुई? जमशेदपुर में। अगला प्रश्न है हमारा, विदेशी पूंजी यानी कि फॉरेन कैपिटल का सबसे अधिक निवेश किस क्षेत्र में हुआ? जो विदेशी पूंजी का जो निवेश हुआ ये सबसे ज़्यादा हुआ रेलवे, चाय के बागान और बैंकिंग में। अगला प्रश्न है हमारा जो कि लैंड सेटलमेंट से है, स्थायी बंदोबस्त का विचार किसने दिया? स्थायी बंदोबस्त का जो विचार दिया वो दिया सर जॉन शोर और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इससे क्या हुआ कि जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया और टैक्स की राशि हमेशा के लिए तय कर दी गई। अगला प्रश्न है हमारा, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था वो लागू की गई, ये की गई मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। यहाँ कोई बिचौलिया जमींदार नहीं था, सरकार सीधे किसानों से टैक्स वसूल करती थी। अगला प्रश्न है हमारा, महालवाड़ी व्यवस्था का क्या अर्थ है? महालवाड़ी व्यवस्था में महल का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है गांव या जागीर। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्यास्त कानून सनसेट लॉ किस व्यवस्था का हिस्सा था? सूर्यास्त जो कानून था ये किसका हिस्सा था? ये हिस्सा था स्थायी बंदोबस्त का। यदि जिम्मेदार तय तिथि के सूर्यास्त तक टैक्स जमा नहीं करता था तो उसे जिम्मेदारी छीनकर नीलाम कर दी जाती थी।
अगला प्रश्न है हमारा, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन माने जाते हैं? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो जनक माना जाता है, ये माना जाता है थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड को। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ? तो लगभग 19%। तो मुख्यतः कौन से इलाके थे? ये थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी में जो वो स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, महालबाड़ी व्यवस्था भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित थी? तो ये थी उत्तरी पश्चिमी प्रांत, यानी कि पंजाब और मध्य भारत में। यहाँ भूमि का जो स्वामित्व था वो ग्राम समुदाय के पास होता था और गांव का मुखिया जो लंबरदार है वो टैक्स जमा करता था। अगला प्रश्न है हमारा, स्थायी बंदोबस्त से किसानों को क्या नुकसान हुआ? स्थायी बंदोबस्त से जो किसानों को जो नुकसान हुआ, जमींदारों द्वारा अत्यधिक शोषण जो किसानों का होने लगा, क्योंकि जमींदारों ने अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए किसानों पर भारी लगान थोपा, जिससे किसान कर्ज के जाल में फंस गए। अगला प्रश्न है हमारा, अनुपस्थित जमींदारी एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म क्या थी? वसूलना। तो ये है आज का हमारा अंतिम प्रश्न, सभी ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों को साझा परिणाम क्या था? तो सभी ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों का साझा परिणाम क्या था? तो यह था ग्रामीण ऋणग्रस्तता और कृषि का पिछड़ापन। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।